मेरा नाम डॉक्टर रक्षिंदा है। ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे वाक़यात आए जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मगर ये एक कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने न सिर्फ़ मुझे ज़्यादा हैरान किया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में मुहतात कर दिया। सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी 10 साला बच्ची को लेकर मेरे ऑफ़िस दाखिल हुई। मेरी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि बच्ची के पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी भी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर इसने मेरी आगे दामन फैला दिया। मैंने जब इसकी तरफ ना समझी से देखा तो इसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा ले। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 10 साल बच्ची उम्मीद से थी और अब लड़की की माँ मुझसे ये कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी इसकी इज्जत बचा लूँ ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि इसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैंने इसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बच्ची पेट से है। आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये कैसे उम्मीद से हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगा, क्योंकि इतना बड़ा पेट है। आपकी बच्ची का क्या आपके शौहर को नज़र नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत नेक है, ये तो मोहल्ले कुरान मजीद पढ़ने जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि उसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जवानी में भी नहीं लगा सकता, ये तो बचपन है इसका। और आप ये मत समझें कि मैं आपकी इसकी माँ होकर इसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्कूलों का माहौल भी अच्छा है, हर तरह की सहूलत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। ये कहकर इस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे इस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना खुदा के किसी आदमी ने बिना किसी जुल्म और ज्यादती के ये बच्ची उम्मीद से हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इस माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने दिल में सोचा, मैंने देखा इसकी माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि इसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने इससे कहा कि आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और इसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वो औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई और इसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो वो बोली, डॉक्टर साहबा मैं भी साथ चलूँगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि इसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में मुझे लोग ऐसे ही नखरे करते हैं, सरकारी हूँ तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की यार बात को मानते हैं, ज़रा तस्लीम करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। बहरहाल ज़्यादातर मरीज़ अपनी मर्ज़ी ही मनवाते हैं और वो औरत भी अपनी ही बेटी के साथ अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। वो मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं इसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नज़रें गाड़े वो भी बैठी थी, देख रही थी। क्या ख्याल है, फिर आपका कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात ना करें, ये छोटी बच्ची है और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म नहीं किया नहीं, तो आप खामखा इसके सर पर एक ही चीज़ क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के इर्द गिर्द के माहौल की खबर रखना होगी। आपको पता चलाना होगा कि ये किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं।
मैंने इस औरत को बता दिया, हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार की कि मैं इस औरत को क्या बात कहूँ। ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए या अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने इस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा कि देखिए, आपके बच्ची के बहुत नाजुक मरहले से गुजर रही है, इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी ज़िंदगी आसान होगी। वैसे भी आपकी बच्ची की माँ है, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ इतना बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची उम्मीद से है और उसे बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए ज़िंदगी भर मुश्किलात हो जाएंगी। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं, इसका ख्याल रखें, बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए और वैसे इस पर क्या भी नहीं की जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है, इसका ख्याल रखें, उसे घर ले जाएं। मैंने इस औरत को ये बात कहकर मुतमईन तो कर दिया, मगर वो रोने लगी। बोली, डॉक्टर साहबा, आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले ये जिंदा ज़मीन में गाड़ी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रख कर सोचें, बताएं भला क्या आप ऐसे किसी बच्ची की माँ होती और वो ऐसे उम्मीद से हो जाती तो आपका शौहर आपको मुआफ़ करता। सारी बातें तो बच्ची की माँ पर ही आती हैं, सवाल इसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं उसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल निकालें, वरना तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। मैं इस औरत की संग दिली देखकर हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची के अलावा आपका सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात मैं तो नहीं जानती, लेकिन अगर आप के पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची या तो मौत के मुंह में चली जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को अपनी एक पेशकश की। तब मैंने इस औरत से एक बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो तो बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना ले जाओ तो क्या मुझे मुमकिन है? इसने झट से कहा कि हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपनी शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर ले जाए। बहनें तो साझी होती हैं, वो मेरा साथ दे देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है, बस मैं अपने शौहर को किसी तरीके से काबू कर लूँगी। आप बताएं, क्या आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वो औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी, अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको ये बात कह रही हूँ। वैसे भी मेरी क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूँ, तो मैं इसका ख्याल रखूँगी और बाकी का वक्त मैं उसे अपने घर ले जाऊँगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर उसे यहीं पर छोड़ जाइए। इस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था? वो तो पहले ही परेशान थी, कहने लगी कि ठीक है, मैं उसे यहीं छोड़ जाऊँगी। इसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा तुम क्या स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? इसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में वैन वाले ने इसके साथ कुछ ऐसी हरकत न कर दी हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई, हालांकि वो ज़रा डरी हुई भी नहीं थी। लगता था बच्ची के इल्म में ये बात है ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी? हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करनी ज़रूरी है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा, अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। इसने तो नफ़ी में सर हिला दिया। बोली कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माँ अगले दिन आई। इसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी खुश्क चीज़ें थी जो कि मैं उसे दे सकती थी। मैंने बच्ची की माँ से वो सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की माँ ने ये भी देखा कि वो उसे कहे बगैर मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी माँ को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी। खैर, मैंने उसे क्लिनिक में रख लिया। इसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत इख्तियार न कर ले, क्योंकि मैंने तो इसकी माँ से कह रखा था कि मैं तुम्हारी परेशानी की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी।
ना ही इसके मुस्तकबिल पर कोई फ़र्क आएगा। खैर, विलादत के दिन इसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मनोल, प्यारे और सेहतमंद थे। मैंने इन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। वो दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। बच्चे की सेहत बहुत ख़राब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर लेकर गई थी। अब वो बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे इस पर दुख भी हो रहा था। मैंने इससे दोबारा से पूछने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं पता था, वो बच्चे इसी के थे, पर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताए। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दी थी कि 2 बच्चे जो पैदा हुए वो बच्चे मैं अब किसी बे औलाद जोड़े को दे दूंगी। आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची की माँ अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। इसने मुझे हज़ारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूँ। वो मुतमिन हो गया था। वैसे भी वो बच्चों की ज़्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या से क्या होता। औरत ये कहकर चली गई थी। मेरे ख्याल में तो वो अब मुतमिन थी और इसकी फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मारे परेशानी के कुछ बता नहीं पाई। मैंने इससे मज़ीद कुछ नहीं कहा था। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही बोली कि आपको नहीं लगता कि बच्ची की माँ का रवैया कुछ ऐसा था जिसे मैं मशकूक कह सकती हूँ। मुझे लग तो ऐसा रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने ये केस भी अपने ज़हन से भुला दिया था। मेरे तो वो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची को मुझे दोबारा भी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी जो इन लोगों पर आई थी, और यकीनन उन्होंने अगली ज़िंदगी में इस बात का ख्याल रखा ना था। मुझे इस बात का भी मुकम्मल यकीन था कि वो माँ अब भी अपनी बेटी का ख्याल रखेगी, उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। ना सिर्फ ये कि इसकी हर हरकत पर नज़र रखेगी, बल्कि इसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान करेगी। मैंने यही सोचा था कि ये आखिरी और पहला वाक़या होगा जो इस बच्ची की ज़िंदगी में आएगा, मगर फिर वो ही हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 7-8 महीने गुजरे थे कि वो बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार इसकी माँ भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफ़ी बड़ा हो चुका था कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वो मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर इसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा कि क्यों आना हुआ। कहने लगी कि मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं। मैंने पूछा, कैसी अलामतें? तो लड़की की माँ रोने लगी। इसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। इसके साथ दोबारा वही हो चुका है जिसके लिए वो पहले मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसा से कैसे बार बार गुजर रही है, और वो भी जब इसकी माँ को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं ना लड़की को पता है। मैंने कहा कि अब ये सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बच्ची के इर्द गिर्द में ऐसा कोई इंसान नहीं, अब ऐसा कोई शख्स नहीं जो ये हरकत कर सके, तो फिर ये सब क्या है? लड़की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता, मेरी तो टांगें कांप रही हैं। इस वक्त से जब मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया, आप कम अज़ कम इसका टेस्ट करके पता लगाएं कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सही या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। आप चूँकि मेरे हालात से पहले भी वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं आपके पास तशरीफ़ लाई हूँ। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। अल्लाह करे कि ये सब जो मैं सोचती हूँ झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। अब तो मैं इसके बाप से क्या बहाना करूँगी? अब तो मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आएगा कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा कि आप खामख़ा शक न करें, पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपके अंदाज़ कायम मत करें। मगर मैं जब उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में ले गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को भी सच सच बता दिया। कहने लगी कि ऐसा मत कहें, कह दें कि ये झूठ है।
सच कहती हूँ, कुरान पर हाथ रख कर कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक करें, सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी भी बात नहीं जानती, लेकिन कसम खाकर कहती हूँ मुझे वाकई ही पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वो परेशानी तो नहीं होगी जो इस मामले पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमज़ोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर इसने कहा कि बिल्कुल ख्याल तो मैं रखूँगी, आप दवाइयाँ दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वो औरत मेरे क्लिनिक में बैठे रोने लगी। मैंने कहा कि इसकी बात की तो समझ मुझको भी नहीं है। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से नफ्सियाती हरबे आजमा कर ये पूछने की कोशिश की कि क्या इसकी नज़र में कोई मुजरिम है, तो इसने मुझे साफ मना कर दिया। बोली कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती थी। बच्ची की बात सुनकर मैं भी हैरान थी कि मैंने सोचा था कि शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्ची के साथ कोई मामला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वो लड़की फिर से अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग टांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए और इसकी माँ को ना ही खुद से पता हो कि ये सब कैसे हुआ है। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयाँ लिख कर दे दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी, आंखों से बहते खून, आंसू और साथ ही हाथ कांप रहे थे। बोली कि मैं कहाँ जाऊँ कि अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा मोहतरमा, आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा, या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपका शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे बता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, उसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपने नज़र के सामने रखेंगे तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। ऐसा मैं कैसे करूं? बस मैं तो अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूं और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन 80 की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई थी। इसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा इस औरत के साथ भी अपनी 12-13 साल बच्ची थी और साथ वो खुद भी बहुत परेशान थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, ऐसा लग रहा था कि इसका मामला भी एक जैसा ही है। मैंने पहली बारी औरत को इसके घर भेज दिया और मैं दूसरी के पास आ गई थी, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है मेरे क्लिनिक में पहली बार आई, उसे वक्त देना ज़रूरी था। मैं इसके पास जाकर बैठी तो देखा कि इसकी बच्ची भी इसी तरह किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द के बहुत फिक्र है, इसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती है। मैंने बच्ची की तरफ देखा और इसकी हुलिया देखकर समझ गई थी कि इसके साथ भी पहली बच्ची वाला मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली बारी के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा कि देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने इसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वो सर पकड़कर बैठ गई, बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहले वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि अब माँ को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, आपकी बच्ची के साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है, जिसका नतीजा सामने आया है। जो बात आप कर रही हैं वो गैर हकीकी है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, लेकिन देखें जो हकीकत है वो आपके सामने है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और फिर ये मामलात आए। आपको भी तो अपने बच्चों के बारे में देखभाल करने की ज़रूरत है।
आन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने इनकी माँ को जब ये बात कही तो वो ज़ारों को तार रोने लगी। बोली कि मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी बच्ची बस स्कूल जाती है और अगर घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने इनसे पता किया तो मालूम हुआ कि ये और पहले वाली बच्ची एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्कूल पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। इन दोनों की कहानी मिलती जुलती थी। मैंने इनसे कहा, चूँकि मैं डॉक्टर थी, माहिर नफ्सियात भी थी, मुझे इन चीज़ों का जितना ज़्यादा अंदाज़ा था इतना शायद इन आम औरतों को नहीं हो सकता था। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अपने बच्चों के पास एक दिन रहने दें। एक दिन जब मैं इनके साथ रहूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है जिसका नतीजा इतना भयानक सामने आता है, और हर बार ही ऐसा होता है। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। इससे पहले कि मैं इन बच्चों के स्कूल में गई, स्कूल में तो ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। मुझे किसी किस्म का शक होता कि मैंने देखा वहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग थे, किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। माली, चौकीदार सब बहुत खुश इखलाक लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, क्योंकि ये स्कूल भी आर्मी का ही था और इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पर मुझे शक गुज़रता। वैसे भी जहाँ पर फ़ौज का कानून होता है वहाँ सफाई और नज़्म व ज़ब्त ज़रूर होता है। स्कूल में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इन बच्चों के खेलने कूदने वाली जगह पर जा रही थी कि मुझे एक अंदोनाक खबर सुनने को मिली कि कई बच्चियों के मुजरिम को कई गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है। इसकी वजह से कई बच्चियों की ज़िंदगियां मुश्किल में पड़ चुकी हैं। कम से कम 30 बच्चियां उम्मीद से हो चुकी थीं। इस बात की खबर आते ही मुझे दिलचस्पी हुई थी कि क्योंकि मैं भी वो केसेस देख चुकी थी जब छोटी बच्चियां बिना किसी कसूर के नाकर्दा गुनाह की सज़ा पा रही थी। खबर के बारे में मज़ीद जानकारी करने पर पता चला कि ये सारी बीमारी एक स्विमिंग पूल पर फैल रही थी। इस स्विमिंग पूल में एक आदमी भी नहाने आता था, जिसके बाद बाकी बच्चियां स्विमिंग पूल वगैरह करती थीं। बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों को तैराकी सिखाने के लिए स्विमिंग पूल में भेजते थे और ये आदमी जो कि स्विमिंग पूल के आसपास रहता था, इसकी सफाई का काम करता था, तो ये भी कभी कभार स्विमिंग पूल में ही नहा लेता था। एक मामूली सी लापरवाही ने कई बच्चियों की जिंदगियों को अजाब बना दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी लापरवाही से इतनी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। इस आदमी को गिरफ्तार तो किया गया, मगर क्योंकि कोई गुनाह तो नहीं था, सबूत भी कोई नहीं था, तो फिर उसे मजबूरन आज़ाद करना पड़ा। मगर मैं ये सोचकर अभी तक हैरान हूँ कि कभी कभी एक मामूली सी लापरवाही एक औरत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। खुदारा इन बच्चियों के माँ बाप को सब्र दे और इनकी आने वाली ज़िंदगियाँ आसान करे। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे।